सफलता अचानक नहीं मिलती। हर दिन छोटे छोटे कदम और थोड़ी सी मेहनत एक दिन आपको बड़ा परिणाम देता है। जय हिंद डियर ऑफिसर, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल रैंक बूस्टर हब पर। आज की ये क्लास यूपीपीएससी हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर्स के टॉप 450 एमसीक्यू सीरीज की क्लास है, जिसमें हम सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के विषय ज्ञान का बेहतरीन टॉपिक सोशियोलॉजी के मोस्ट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्या आप सभी रेडी हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिए यस मैम आई एम रेडी। तो सरस्वती माता जी के आशीर्वाद के साथ क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सभी क्वेश्चन आंसर को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम सीखेंगे और समझते हुए आगे बढ़ेंगे। आप भी कोशिश कीजिएगा कि कमेंट बॉक्स में आंसर देने की। तो जल्दी से आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड सर्कल में इसे ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि और भी जो भी हेल्थ एजुकेशन वाले स्टूडेंट है वो सभी हमसे जुड़ सकें। तो चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 211 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। इसके पहले 210 तक के सारे क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं। आज हम लोग 211 से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है, डॉक्टर मरीज के संबंध में एक सत्ता संघर्ष के रूप में कौन सा परिप्रेक्ष्य देखता है जहां डॉक्टर के पास विशेषज्ञ शक्ति होती है? यानी डॉक्टर के पास एक एक्सपर्ट पावर होता है। आपको बताना है कि कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन है प्रकारवाद, संघर्ष परिप्रेक्ष्यवाद, या प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, या सामाजिक डार्विनवाद। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा ये प्रश्न है। देखिए, अगर हम बात करें सत्ता संघर्ष की ना, तो आपको जानना होगा कि सत्ता संघर्ष किस तरीके से समाज को क्या मानता है, यानी कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के बारे में आपको जानना होगा कि यह चिकित्सीय क्षेत्र की एक सबसे बड़ी संतुलन बिगाड़ने का एक तरीका है। शक्ति है, एक पावर है, ये बात को समझिएगा। क्योंकि चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर के पास क्या होता है, एक विशेषज्ञ ज्ञान होता है, और अपने उसी विशेषज्ञ ज्ञान के थ्रू वो पेशेंट को कंट्रोल करने और चिकित्सीय प्रणाली पर निर्भर रहने के लिए उसको प्रेशराइज करता है। इससे क्या होता है, इससे इस नज़रिए से देखा जाए तो स्वास्थ्य सेवा की जो असमानता के बजाय सत्ता का खेल रूप में इसे देखा जा सकता है। यानी डॉक्टर ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं एक पेशेंट के साथ, उसको हर हाल में उसको सारे जांच कराने ही हैं, उसको हर हाल में सारी दवाएं मंथली लेनी ही हैं। यानी उसको पूरा इस कदर से उसको कंट्रोल में रखा जाता है कि वो जानबूझकर सारी मेडिकल सुविधाएं लें। ऐसा क्यों होता है? ऐसा ज़्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट संस्थाएं करती हैं। क्यों करती हैं ऐसा? आप समझिएगा कि अपने मुनाफे के लिए, अपने मुनाफे के लिए जो हॉस्पिटल हैं, जो डॉक्टर हैं, जो नर्स हैं, वो पेशेंट को इस तरीके से अपने कंट्रोल में रखती हैं ताकि वो चिकित्सीय प्रणाली पर ही पूरी तरीके से निर्भर रहें। यानी वो अपने आप को ठीक करने के लिए पूरी तरीके से केवल मेडिकल जो सुविधाएं होती हैं उस पर डिपेंड रहें। आपने देखा होगा कि बहुत बार ऐसी कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे टीबी हो गया, या फिर मधुमेह हो गया, यानी डायबिटीज जैसी समस्याएं हो गई, या फिर और भी कुछ पेट से संबंधित जो समस्याएं होती हैं। आजकल आप देखोगे कि डॉक्टर लोग ना ऐसा दवा नहीं देते हैं कि आपको एक ही 2 दिन में या 3 से 4 दिन में ठीक हो जाए। वो कहेंगे पहले आप ये जाँच करवाइए, ये जाँच करवाइए, ये जाँच करवाइए, यानी 4-5 जाँच आपके लिए लिख देंगे। उसके बाद आपको वो दवाएं जो हैं 3-4 दिन का ना देकर हफ्ते भर का दवा देंगे। फिर कहेंगे कि आप 1 हफ्ते बाद फिर आइएगा दिखाने, ठीक है। उसके बाद 1 हफ्ते बाद आप फिर जाएंगे तो फिर आपकी दवा में चेंजमेंट करेंगे। फिर कहेंगे कि आप इस दवा को 1 महीने तक खाइए। तो ये सारी हमारे मेडिकल सिस्टम का एक बहुत बड़ी समस्या है। इसको सिर्फ आप ये मत समझिए कि एक सेवा करने का एक तरीका है, ये एक खेल है, एक सत्ता का खेल है। इस नज़रिए से आप देखिए, ये से बस आप जो डॉक्टर है ना, वो सिर्फ अपने मुनाफे के चक्कर में रहते हैं। इसलिए ये सारी चीज़ें, इन सारे नियमों को वो स्वास्थ्य प्रणाली के अंतर्गत रखते हैं और अपने मरीज पर पूरा कंट्रोल करके रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो ठीक होने के लिए पूरी तरीके से वो चिकित्सीय प्रणाली पर ही निर्भर। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संघर्ष परिप्रेक्ष्य, यानी कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव इज द राइट आंसर। बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे हम समझ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। नगरीय ग्रामीण अंतराल में ग्रामीण भारत के विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी का प्राथमिक कारण क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है। आपको समझना होगा कि जो नगरों में और ग्रामीण के बीच एक बेहतर डिफरेंस पाया जाता है विशेषज्ञ डॉक्टरों की, तो किस कारण से विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी नगरों में पाया जाता है, ग्रामीणों में पाया जाता है, ये बात आपको बताना है। तो देखिए, समझने की ज़रूरत आपको ये है कि आप देखते होंगे कि गांव एरिया में, यानी ग्रामीण इलाके में, अगर आप खुद भी इस चीज़ को रिलेट करके समझिएगा कि अगर आप गांव से हैं तो वहाँ पे एक बेहतर चिकित्सीय सुविधा नहीं होती है, जैसे कि बिजली की सुविधा नहीं होती है, प्रोफेशनल नेटवर्क की कमी होती है, जिसके कारण जो बेहतर डॉक्टर होते हैं, जो विशेषज्ञ डॉक्टर यानी स्पेशलिस्ट जो होते हैं ना, वो गाँव ग्रामीण इलाकों में जाने से कतराते हैं।
इसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट क्या है, ग्रामीण स्वास्थ्य पर पड़ता है, आप समझिएगा इस बात को। क्योंकि अधिकतर देखा जाता है तो जो भी बड़े-बड़े मेडिकल कॉलेजेस हैं, वो शहरों में होते हैं, जहाँ पे डॉक्टरों को प्रशिक्षण शहरी माहौल में ही मिला हुआ रहता है। तो शहरी माहौल में जब वो ट्रेंड होके एक डॉक्टर रहता है, तो गाँव में जाने से वो कतराते हैं। यही कारण है कि ग्रामीण आबादी में छोटे बीमारी हो या बड़ी बीमारी हो, उसके इलाज के लिए या परामर्श के लिए लोगों को क्या है, तो ग्रामीण वासी जो हैं, उनको शहर की तरफ भागना पड़ता है। तो यह एक बहुत बड़ा ढांचागत समस्या है, इस बात को आप समझिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए कि खराब बुनियादी ढांचा और शहरी केंद्र चिकित्सा शिक्षा के कारण इन नगरीय और ग्रामीण में अंतर देखा जाता है। और ये बहुत बड़ी प्राथमिक कारण है, ये बात आप समझिएगा। क्योंकि आप खुद भी इस चीज़ को समझ सकते हैं, अगर आप गाँव से होंगे तो आप देखिएगा कि अगर कोई गाँव इलाके में कोई बीमार पड़ रहा है गाँव में, तो लोग क्या कहते हैं, अरे शहर ले जाइए, शहर में ले जाके इलाज करवाइए। क्योंकि शहर में बेहतर चिकित्सीय सुविधाएं मिलती हैं, विशेषज्ञ डॉक्टर मिलते हैं, क्योंकि गाँव में ही इस सारी चीज़ों का अभाव रहता है। तो यही कारण, यही बेहतरीन प्राथमिक अंतर होता है, जो कि ग्रामीण भारत में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी का सबसे प्रमुख कारण यही होता है कि जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं वो शहरों में प्रशिक्षण लेकर, शिक्षा लेकर वो शहरों में ही रहना चाहते हैं, वो गाँव इलाकों में नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि बेहतर नेटवर्किंग वहाँ मिलता ही नहीं है उन लोगों को। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रकारवादी दृष्टिकोण से सामाजिक व्यवस्था में सिख रोल की प्राथमिक भूमिका क्या है। बहुत ही फोकस के साथ आप आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप सभी के आंसर भी आने चाहिए, ठीक है। तो सिख रोल के बारे में हम समझेंगे कि सिख रोल क्या कह रहा है। बहुत बार मैंने आप सभी को सिख रोल के बारे में समझाया है। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं ना फंक्शनलिस्ट के बारे में, यानी प्रकारवादियों के बारे में। तो प्रकारवादियों के अनुसार समाज एक मशीन की तरह है, ठीक है। समझिएगा आपको कि समाज क्या है, एक मशीन की तरह है, और बीमारी क्या है, एक व्यवधान है, ठीक है। यानी व्यक्ति का शरीर क्या है, व्यक्ति का शरीर जो है एक मशीन ही तो है। और अगर हमारे शरीर में कोई बीमारी आ जा रहा है तो हमारे काम क्या है, कामों में व्यवधान पड़ जाएगा, रुक जाएगा। यानी कोई शरीर है, मतलब मशीन है, आप मशीन से रिलेट करिए। मशीन है, अगर वो खराब हो गया तो जब वो खराब हो जाएगा तो काम कैसे करेगा, जिस काम के लिए उस मशीन का यूज हो रहा है वो काम तो करेगा ही नहीं। उसी तरह हमारा शरीर भी है, एक मशीन की भांति है। अगर इसमें कोई रोग, कोई बीमारी पैदा हो जा रही है, कोई इन्फेक्शन, कोई वायरस आ जा रहा है, तो क्या है, हम हर काम को करने में असमर्थ हो जाते हैं। आप खुद भी समझिएगा कि आपको एक दिन जरा सा पेट दर्द अगर हो जाए तो आप क्या है, आप उस दिन खाना खाना छोड़ देंगे, आप पढ़ाई करना छोड़ देंगे, या आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम में आपका मन ही नहीं लगेगा। क्योंकि जब हमारा शरीर स्वस्थ ही नहीं रहता तो हम किसी भी काम को करने में असमर्थ हो जाते हैं। ये बात को समझिएगा। तो प्रकारवादी दृष्टिकोण के अनुसार सामाजिक व्यवस्था सिख रोल की प्राथमिक भूमिका अब आपको समझनी है कि सिख रोल एक ऐसा तंत्र है ना, जो बीमार व्यक्ति को अस्थायी रूप से अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त करता है। यानी जब व्यक्ति बीमार हो जाता है तो जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुद के प्रति, समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति, उससे क्या है, वो कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से मुक्त हो जाता है। क्योंकि बीमार व्यक्ति को रेस्ट की जरूरत होती है, उसको आराम की जरूरत होती है। तो सिख रोल यही कहता है कि उस बीमार व्यक्ति को थोड़े समय के लिए अस्थायी रूप से उसकी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया जाए, ताकि वो जल्द से जल्द ठीक होकर वापस अपने काम की ओर लौट जाए और आय कमाए, पैसा कमाए और अपने जीवन को बेहतर तरीके से चला सके। तो सिख रोल की अवधारणा ये बहुत ही बेहतरीन थी, जिसमें बीमार व्यक्ति को आराम करने के लिए कहा जाता है अस्थायी रूप से, और वहीं उसको, ताकि वो जल्द से जल्द अपने आप को रिकवर कर पाए, जल्द से जल्द उस बीमारी से वो उभर पाए, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि सामाजिक स्थिरता के लिए बीमारी से होने वाले जो संबंधित जो व्यवधान है उसको प्रतिबंधित करना। बी हमारा बिल्कुल, सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्योंकि सिख रोल का प्राथमिक भूमिका ही यही है कि व्यक्ति अपनी बीमारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले और जल्द से जल्द ठीक होकर वो वापस अपने काम की ओर लौट जाए। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न आय वाले परिवार के जो बच्चे हैं, इनमें कुपोषण अक्सर एक चक्रीय समस्या होती है। तो समाजशास्त्रीय रूप में इसका क्या अर्थ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कुपोषण से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो सही बात है, समाज में कुपोषण ना एक बहुत बड़ा चक्रीय समस्या है। अब आपको बताना है कि इसको समाजशास्त्रीय रूप में किस अर्थ में आप देखेंगे। तो ऑप्शन दिए गए हैं कि यह केवल गर्मियों के दौरान होता है। तो आप समझिएगा कि क्या कुपोषण सिर्फ गर्मी के दौरान होता है? क्या ये ऑप्शन सुटेबल लग रहा है प्रश्न के साथ? नहीं लग रहा है। तो पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया है। ओके, अब हम समझेंगे कि एक ऐसा पैटर्न अनुसरण करता है जहां खराब स्वास्थ्य से कम उत्पादन और अधिक बीमारी होती है। ओके, यानी आपको समझने की जरूरत ये है कि जब खराब स्वास्थ्य होगा, ठीक है, तो हमारा उत्पादन, हमारी प्रोडक्टिविटी क्या है, कम हो जाएगी। और जब हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी तो हम और अधिक बीमार हो जाएंगे और अधिक गरीबी की ओर बढ़ जाएंगे। आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये ऑप्शन ये कह रहा है कि यह एक ऐसा पैटर्न का अनुसरण करता है, यानी कुपोषण जो है ये अक्सर ऐसी चक्रीय में फंसता है, जैसे खराब स्वास्थ्य होता है,
अगर बीमार हो जाएगा, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा तो काम पर नहीं जा पाएगा, और जब वो काम पर नहीं जाएगा तो कोई इनकम रिसोर्स उसके पास नहीं आएगा, और जब इनकम रिसोर्स ही नहीं आएगा तो अपना इलाज ही नहीं करा पाएगा। तो आप खुद समझिए ना कि वो गरीबी के दुष्चक्र में किस कदर फंसता जा रहा है कि नहीं है। तो इस हिसाब से हमारा बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें यही बताना कि एक निम्न आय वाला जो परिवार है, अगर उसको बीमारी हो जा रहा है तो वो क्या करता है, बीमार पड़ जाता है तो काम करने में असमर्थ हो जाता है। जब काम ही नहीं करेगा, इनकम आएगी ही नहीं, अपना इलाज करा ही नहीं पाएगा, तो दिन पर दिन गरीब ही तो होता जाएगा। यानी आप समझिएगा कि कुपोषण जो है ये गरीबी के दुष्चक्र का एक गहरा संबंध है, ठीक है। और गरीबी के कारण ही कुपोषण होता है। आपने देखा होगा कि अगर जब गरीब इंसान रहता है तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, यानी स्वस्थ पोषण उसको नहीं मिल पाता है, स्वच्छ जल नहीं मिल पाता है, और तरह तरह के रोगों का भी सामना करना पड़ता है। और कुपोषण में क्या होता है, जब कुपोषण होता है तो इससे हमारा शारीरिक और मानसिक विकास पूरी तरीके से बाधित हो जाता है, यानी अविकसित हो जाता है, सही ढंग से विकसित नहीं हो पाता है, ठीक है। और जब हम शारीरिक और मानसिक रूप से सही विकास नहीं हो पाएगा हमारा, तो जाहिर सी बात है हम कमजोर होने लगेंगे, और कमजोरी के कारण हम काम अपना नहीं सही से कर पाएंगे, यानी काम करने में हम सक्षम हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। और इसीलिए जब हम काम करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे तो हमारे पास इनकम नहीं आएगा, और इसके कारण हम दिन पर दिन और गरीबी के जाल में फंसते जाएंगे। तो आई होप सारे पॉइंट्स को आपने समझ लिया होगा। सी क्यों गलत है ये भी हम जान लेते हैं कि केवल व्यायाम से ही ठीक किया जा सकता है। क्या कुपोषण को सिर्फ व्यायाम से ठीक किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, सी गलत है। केवल अमीर देशों में होता है, ये भी बिल्कुल गलत दिया गया है। ऐसा कुछ नहीं है, कुपोषण तो गरीब लोगों को ही सहना पड़ता है। आगे हम जान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन व्यवहार परिवर्तन पर जोर देता है और ग्रामीण स्वच्छता के लिए यह एक महत्वपूर्ण है। देखिए, आपको समझना होगा कि स्वच्छ भारत मिशन, इसका लक्ष्य क्या है। बहुत बार मैंने आपको स्वच्छ भारत मिशन के बारे में बताया है। तो स्वच्छ भारत मिशन का लक्ष्य यही है कि खुले में शौच मुक्त अभियान को जारी रखना, यानी खुले में जो लोग शौच करते हैं उसको पूरी तरीके से प्रतिबंधित करना, उसको पूरी तरीके से मुक्त करना, ठीक है। क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन जो है ये ग्रामीण स्वच्छता के लिए ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है। लेकिन भारत में कई ग्रामीण हिस्से ऐसे हैं जहाँ पे पवित्रता प्रदूषण की धारणा के कारण घर के अंदर लोग शौचालय का यूज नहीं करते हैं। आप देखिएगा कि अगर आप जो भी इस क्लास को देख रहे हैं, अगर आप में से कोई गांव में रहने वाले लोग हैं, ग्रामीण में रहने वाले लोग हैं, तो आप खुद से रिलेट करके इस चीज को बताइएगा कि क्यों जो हमारे पहले के बुजुर्ग लोग थे जो क्यों गांव में वो घर में अपने शौचालय नहीं बनवाते थे। इसका रीजन यही होता था ना, उनको ये लगता था कि घर में ही अगर शौचालय बनवा लेंगे तो घर प्रदूषित हो जाएगा, अपवित्रता हो जाएगा, यानी हमारा घर शुद्ध नहीं रह जाएगा। ऐसी मानसिकता लोगों के अंदर होती थी, जिसके कारण वो घर में शौचालय बनवाते भी अगर थे तो उसका यूज नहीं करते थे, ठीक है। आपने देखा होगा टॉयलेट मूवी में क्या समस्या थी। वहाँ पे जो उस भूमि जो एक्टर हैं उसमें अक्षय कुमार के जो पिता बने थे, वो क्यों टॉयलेट नहीं बनवाते। उनका कहना यही था कि अगर घर में ही टॉयलेट बन जाएगा तो सारी गंदगी घर में ही रहेगी, सारी प्रदूषण घर में ही रहेंगे। इसी सोच के कारण वो घर में टॉयलेट नहीं बनाते थे। और इस पूरे टॉयलेट मूवी में सीन आप देखे होंगे कि किस तरीके से संघर्ष करके अक्षय कुमार ने घर में टॉयलेट बनवाया था अपनी बीवी के लिए। तो आप अगर आपने नहीं देखा है टॉयलेट मूवी तो आप जरूर देखिएगा, बहुत ही अच्छी मूवी है ये। और इसीलिए सिर्फ शौचालय बनवा देने से कुछ नहीं होता है, यानी भले आप लाख संघर्ष, टॉयलेट मूवी में भी ये चीज दिखाया गया है कि टॉयलेट बन तो जाता है, किसी तरह से कोर्ट कचहरी थाना करके जो अक्षय कुमार है वो टॉयलेट बनवा भी देता है, लेकिन उसके जो फादर होते हैं वो क्या करते हैं, उसको तोड़ देते हैं, क्योंकि वो उस चीज को गलत मानते हैं। उनको ये लगता है कि घर में शौचालय बनवाना अपवित्रता है। तो ये अपवित्रता वाली जो थॉट है, इस थॉट के कारण लोग शौचालय का यूज नहीं करते हैं। तो अब समय ये है, अब जरूरी ये है कि ग्रामीण इलाकों में लोगों में स्वच्छता लाने के लिए लोगों को सिर्फ शौचालय बनवाने तक ही ना रखें, उनके बिहेवियर को भी चेंज करना जरूरी है। क्योंकि जब उनके थॉट्स, उनके बिहेवियर चेंज होंगे, पुरानी आदतों को छोड़कर, तभी वो स्वच्छता को अपना पाएंगे। तो इस हिसाब से इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा कि क्योंकि संस्कृति आदत के कारण केवल शौचालय बनाने से उनके उपयोग की गारंटी नहीं मिलता है, ठीक है। यानी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगर गांव में मान लीजिए सरकार शौचालय तो बनवा ही दे रहा है, लेकिन लोग यूज नहीं करते। आप देखेंगे कि टॉयलेट में लोग भूसा भर के रखे रहते हैं, कोई लकड़ी भर के रखा रहता है, तो वो लोग कबाड़ भर के रखे रहते हैं, वो लोग यूज नहीं करते। वो बस सरकार तो बनवा दिए हैं ताकि लोग स्वच्छता में रहे, लेकिन लोगों की मानसिकता के कारण लोग यूज नहीं करते हैं उसका। ये बात आप समझिएगा और रिलेट भी कीजिएगा अपनी लाइफ से। आप होता है ये सारी चीजें, मैंने भी देखा है। मेरा भी गाँव ननिहाल जो है, ये गाँव इलाके में, मैंने भी देखा कि बहुत सारे लोग के घरों में शौचालय बने तो हैं, लेकिन उसमें लोग लकड़ी भरे हुए हैं, कोई गेहूं का वो जो लकड़ी होता है, भूसा होता है, वो सब भरे हुए हैं, कोई पूरा भरा हुआ है। तो आप खुद भी इस चीज को देखे होंगे कई जगह पे। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि व्यक्तियों के स्वास्थ्य खोज व्यवहार में वर्ग असमानता कैसे प्रकट होती है। यानी जो व्यक्ति का स्वास्थ्य है उसके खोज के व्यवहार में वर्ग असमानता की बात यहाँ पे बताना है कि कैसे प्रकट होती है।
तो देखिएगा वर्ग असमानता का कारण आपको समझना होगा कि क्यों वर्ग असमानता समाज में देखने को मिलता है। तो देखिए, एक तरफ होता है अमीर वर्ग, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा आप कि एक तरफ होता है क्या, अमीर वर्ग, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ। एक तरफ हो जाएंगे हमारे अमीर जो पूंजीपति लोग हैं, और एक तरफ हो जाएंगे, एक सेकेंड, और एक तरफ वहीं हो जाएंगे हमारे गरीब, ठीक है, यानी एक सेकेंड रुक जाइएगा, अमीर और दूसरी तरफ हो जाएगा गरीब। तो अमीर की जो जीवन यापन है, जो जीवन शैली है, ये क्या है, अमीर जो है ना, ये क्या करेगा, अमीर जो है ये अपने बीमारी का, अगर छोटा सा भी बीमारी हो जाता है, अगर उसको छोटा सा भी बीमारी हो जाएगा तो वो अपना इलाज बेहतर हॉस्पिटल में जाके कराएगा, और तुरंत कराएगा, यानी जैसे ही उसको लक्षण दिखेगा कि वो बीमार हो गया है तो तुरंत अपना इलाज कराएगा, ठीक है, इस बात को समझिएगा। लेकिन वहीं अगर एक गरीब इंसान है तो भले उसको बीमारी हुआ, उसको पता है कि मेरे अंदर डायबिटीज़ की समस्या है, उसको पता है कि मेरे अंदर हार्ट जैसी प्रॉब्लम हो रही है, उसको पता है कि मेरे पेट में दर्द है, उसको पता है कि मेरे सर में दर्द है, लेकिन फिर भी वो अपने काम की जिम्मेदारियों के कारण ना उस चीज़ को इग्नोर करता है, उस चीज़ पे ध्यान नहीं देता है। क्यों ध्यान नहीं देता है, क्योंकि एक गरीब इंसान के लिए रोजी रोटी कमाना उसके लिए महत्वपूर्ण एक प्राथमिकता होती है, क्योंकि वो कमाएगा नहीं तो एक दिन का आय उसका आएगा नहीं तो क्या खाएगा, कैसे जिएगा। अगर वो पैसा अपना बीमारी में ही लगा देगा तो अपना खाने पीने की व्यवस्था कहाँ कर पाएगा। तो वो जितना हो सकता है ना अपनी बीमारी को इग्नोर करता है गरीब व्यक्ति। तो यही असमानता देखने को मिलती है। इसका बेहतरीन सबसे बड़ा कारण यही है आर्थिक स्थिति का, यानी आर्थिक स्थिति अमीर जो होते हैं, पूंजीपति जो होते हैं, उनकी बहुत अच्छी होती है, उनके पास चिकित्सा सुविधा होती है, अच्छा खान पान होता है, अच्छा पर्यावरण होता है, अच्छा वातावरण में वो लोग रहते हैं, और अच्छा उनका जीवन शैली होता है। तो इसीलिए वो अपने रोग को जैसा भी कुछ उनको महसूस होता है तुरंत अपना स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, तुरंत अपना इलाज कराते हैं। लेकिन गरीबों की आर्थिक स्थिति इतनी गरीब, मतलब इतनी गरीबता रहती है कि वो लोग अपना पैसा खर्च करने पे, बीमारी पे खर्च करने को लोग कतराते हैं, क्योंकि विशेषज्ञ जो है वो अमीरों के लिए है। गरीब तो क्या है, वो तो उसको तो देरी तक केवल अस्पताल में लंबी लाइनों में खड़ा रहना पड़ता है बीमारी का इलाज कराने के लिए। तो बहुत बड़ी असमानता ये समाज में हमारे देखने को मिलती है, ये बात आप याद रखिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्थिक स्थिति स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच और समय और गुणवत्ता के निर्धारित करना, ठीक है। तो सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब आर्थिक स्थिति का निर्धारण जो है हमारी स्वास्थ्य सेवा पहुंच के समय और उसकी गुणवत्ता को ही निर्धारित करता है, ये बात याद रखिएगा। क्योंकि जब आर्थिक स्थिति सही रहेगी तभी उसी हिसाब से हम अपना स्वास्थ्य का निर्धारण कर पाएंगे। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वास्थ्य और संस्कृति के संदर्भ में बीमारी के स्पष्टीकरण के रूप में नजर लगना का उपयोग आज भी क्यों किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि स्वास्थ्य और संस्कृति, अभी मैंने थ्योरी के क्लासेस में आपको स्वास्थ्य और संस्कृति टॉपिक को बहुत बेहतर तरीके से समझाया है, सिखाया है। अगर आपने सुबह की क्लासेस को, थ्योरी की क्लासेस को किया तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ईजी वे में आप दे पाएंगे। चलिए बताइए, ऑप्शन दिए गए हैं। यह अचानक आए दुर्भाग्य या बीमारी को समझने के लिए संस्कृति विश्वास प्रणाली के साथ मेल खाता है। वहीं सेकेंड ऑप्शन है यह एक वैज्ञानिक रूप से सिद्ध तथ्य है। एंड थर्ड ऑप्शन है कि डॉक्टर इस विश्वास को प्रोत्साहित करते हैं। एंड लास्ट है यह सर्जरी की लागत को कम करता है। तो सबसे पहले हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि देखिए स्वास्थ्य और संस्कृति के संदर्भ में देखा जाए तो बीमारी के स्पष्टीकरण में नजर लगाने का उपयोग आज भी है, लेकिन इसे वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं किया जा सकता, ठीक है। नजर लगना तो एक वैज्ञानिक नहीं, ये व्यक्तिगत थॉट होती है, व्यक्तिगत विश्वास होता है, ठीक है। डॉक्टर पर विश्वास को प्रोत्साहित करना, तो नजर लगने जैसी चीजों पर डॉक्टर विश्वास नहीं करते, वो तो सिर्फ अपने मेडिकल दृष्टिकोण के अनुसार देखते हैं, वो नजर नहीं मानते, वो जादू टोना नहीं मानते, वो केवल मेडिकल जो चिकित्सीय जो टेक्निक होती है उस पर वो जोर देते हैं। यह सर्जरी की लागत को कम करता है, बिल्कुल नहीं। सर्जरी की लागत को कैसे कम करेगा, बिल्कुल नहीं कम करेगा। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा यह अचानक दुर्भाग्य या बीमारी को समझने के लिए संस्कृति विश्वास प्रणाली के साथ मेल खाता है। यानी व्यक्ति जो है जब बीमार पड़ता है ना, तो समाज में, उसके परिवार में, या बीमार व्यक्ति खुद के अंदर ये ऐसी विश्वास व्यक्तिगत धारणा उसकी हो जाती है कि अरे मैं बीमार हो गया हूँ, लग रहा है मुझे नजर लग गई है। लोग बोलते हैं, अक्सर ऐसा बोलते हैं, आपने देखा होगा गांव में हो चाहे शहरों में, गांव में ऐसी दृष्टिकोण ज्यादा होती है कि अगर कोई व्यक्ति बीमार हो रहा है, कोई बच्चा बीमार हो रहा है, कोई महिला बीमार हो रही है, तो लोग कहते हैं अरे नजर लग गया होगा, जाइए इसका कहीं जादू टोना, मतलब इसको झाड़ फूक करवाइए या पूजा पाठ करवाइए या देवी देवता को मनाइए, ऐसा लोग बोलते हैं। आपने खुद देखा होगा बहुत बार अपनी लाइफ में। तो ये सारी समस्याएं क्यों ऐसा होता है, आपको समझने की जरूरत यह है कि सांस्कृतिक अनुकूलना का अवधारणा आप समझिए कि जब समाज में आधुनिक विज्ञान की समझ कम होती है,
ठीक है। यानी जिस समाज में आधुनिक विज्ञान की समझ कम होगी तो वहाँ के लोग बीमारी को ना नजर लगने या बुरे कर्मों का फल समझते हैं। वो लोग ये नहीं जानते हैं कि इसको बीमारी हुआ है, किसी वायरस से हुआ है या किसी बैक्टीरिया से हुआ है, वो ये नहीं सोचते हैं। उनको तो ये लगता है कि ये इसके बुरे कर्मों का फल है, बेचारा इतना बीमारी से झेल रहा है, इसको लगता है किसी की नजर लगे इसलिए इसको ये बीमारी हो गया है। ऐसी थॉट्स उन लोगों की हो जाती है। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। आई होप सारे पॉइंट्स आपने समझ लिया होगा। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 218 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। HIV एड्स से जुड़ा हुआ कलंक अक्सर मरीजों में आंतरिक कलंक पैदा करता है, इसका क्या अर्थ है ये आपको बताना है। यानी HIV एड्स जो है ये हमारे जो मरीज होते हैं इनको आंतरिक कलंक पैदा करता है, ठीक है। इसका क्या अर्थ है? बहुत बार मैंने आपको बताया है कि आंतरिक कलंक जो है ना ये एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक अवस्था है। क्या है? फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, आप याद कर लीजिए कि आंतरिक कलंक एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक अवस्था है। यानी अगर आपको ऐसा हो ना, मैं बता रही हूँ, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अगर आपके समाज में किसी को अगर एड्स जैसी समस्या हो रही है तो समाज उसका क्या है, बहिष्कार कर देता है। उसको लोग उसके प्रति दृष्टिकोण लोग बदल देते हैं। उसको सिर्फ एक व्यक्ति के रूप में नहीं, एक बीमारी के रूप में नहीं, उसको लोग एक कलंक मानने लगते हैं। उनको ये लगता है कि अरे इसको तो एड्स हो गया है, इसके साथ कौन खाएगा, कौन उठेगा बैठेगा, कौन इसके साथ रहेगा। लोग ऐसी निगेटिविटी मतलब उसके प्रति अपनी धारणा बना लेते हैं, निगेटिव धारणा बना लेते हैं। तो आप समझिएगा कि जब इस तरीके का कलंक एक पेशेंट के ऊपर लगाया जाता है, जबकि एड्स तो एक महज बीमारी है ना, तो बीमारी के पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए, लेकिन समाज ऐसा नहीं करता है। समाज उसको एक रोग, एक बीमारी के रूप में नहीं देखता है, उसको एक कलंक के रूप में देखता है। इसका सबसे बड़ा परिणाम ये होता है, बहुत ही घातक परिणाम होता है कि जो पेशेंट है ना उसके समाज के बहिष्करण का कारण जो खुद को वो दोषी मानता है, उसको ये लगता है ना कि इन सारी चीजों का दोषी मैं खुद हूँ। वो खुद को अपराधी मानने लगता है, वो खुद को समाज से बहिष्कृत करने लगता है, वो खुद को इलाज कराना छोड़ देता है। उसको ये लगता है कि अब मैं जीकर क्या करूंगा, मैं तो इस समाज में रहने लायक ही नहीं हूँ, अब तो मैं बेकार हूँ, अब मुझे इतनी बड़ी बीमारी हो गई है। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे समाज में एक बहुत बड़ा घातक परिणाम पैदा करता है, ये बात याद रखिएगा। जबकि उस बीमार व्यक्ति को सहानुभूति की जरूरत होती है, प्रेम की जरूरत होती है, सहयोग की जरूरत होती है और अपनेपन की जरूरत होती है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा अपनी जो मेंटली थॉट्स होते हैं ना उससे ज्यादा वो गुजरता है। बीमारी तो उसके शरीर में है ही, लेकिन जो सामाजिक दृष्टिकोण उसको अनुभव कराता है ना वो सबसे ज्यादा उसके लिए घातक होता है। इससे वो अपनी बीमारी से रिकवरी नहीं होता, बल्कि वो और बीमार होता जाता है। ये बात समझिएगा आप। तो अगर आपके भी आसपास ऐसे लोग हैं जो किसी घातक बीमारी से लोग ग्रस्त हैं, कोई भी बीमारी हो चाहे छोटी या बड़ी हो, तो आप खुद भी कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप एक शिक्षित हैं, एक समाज में शिक्षित व्यक्ति हैं। तो चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आपसे रिक्वेस्ट मैं कर रही हूँ कि अगर आपके आसपास भी ऐसे लोग हैं तो आप कोशिश कीजिएगा उनकी सहयोग कर सके, उनकी हेल्प कर सके, उनको जितना भी हो सके मेंटली उनको अगर आप दवा नहीं करा सकते तो आप उनको ऐसा सहयोग, ऐसा प्रेम, ऐसा लगाव उनको दीजिए ताकि उनके अंदर एक सुकून, एक शांति आए कि ठीक है मैं बीमार हूँ, कोई बात नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगा। क्योंकि सामाजिक सहयोग जरूरी होता है एक बीमारी व्यक्ति के लिए, आप समझिए। क्योंकि समाज में रहने वाला हर एक व्यक्ति स्वस्थ शरीर लेकर आता है, लेकिन बीमारी तो एक प्राकृतिक रोग है, वो तो प्रकृति से होता है, उससे किसी कलंक से नहीं जोड़ा जा सकता। ये बात आप समझिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी आप जान लीजिए, आंसर ए हो जाएगा। क्योंकि रोगी जो है ये नकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण पर विश्वास करने लगता है और शर्म और अपराधबोध महसूस करने लगता है। क्योंकि जब समाज उसे अपनाता ही नहीं है तो वो जाहिर सी बात उसको शर्म महसूस होने लगता है, खुद को ही वो दोषी समझने लगता है, खुद को ही वो अपराधी समझने लगता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 219 आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि ग्रामीण घरों में लिंग असमानता महिलाओं के पोषण स्तर को कैसे प्रभावित करता है, आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है। ऑप्शन दिए गए हैं, महिलाओं के अंत में खाना और भोजन के विकल्प में कम राय रखने की संस्कृति प्रथाएं। दूसरा है कि महिलाएं बाकी सभी से पहले खाना खाती हैं। तीसरा है पोषण पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वहीं चौथा है पुरुष घर पर नहीं खाते हैं। तो समझिएगा आप ग्रामीण घरों में, ठीक है, फिर वही पॉइंट मैं बता रही हूँ आपको कि अगर आप ग्रामीण घरों से हैं, गांव से हैं, तो आप समझिए कि ग्रामीण घरों में लिंग असमानता महिलाओं के पोषण स्तर को किस तरीके से प्रभावित करता है। ये आपने खुद देखा होगा कि गाँव में जो रहने वाली महिलाएं हैं, ठीक है, गांव में जो रहने वाली महिलाएं हैं वो खाना जब बनाती हैं ना तो खाना बना के सबसे पहले पूरे परिवार को खिला देंगी, चाहे बच्चे हों, सास ससुर हों या फिर हस्बैंड हो, यानी पूरे परिवार को जब खिला देंगी तो जो बचा खुचा रहेगा वो लास्ट में अपने खाएंगी। ये सिर्फ एक उस घर की बहू की स्थिति नहीं, उस घर की बेटी की भी स्थिति यही होती है। उस घर की बेटी की भी स्थिति यही होती है कि अगर बेटी है तो ये भी नहीं है कि बना के पहले अपने खा ले, वो पहले परिवार को सबको खिलाती है, हर एक सदस्य का ध्यान रखती है, उसके बाद अंत में जो भी कुछ भोजन बचता है तब वो खाती है। ऐसा क्यों होता है आप समझिएगा। ऐसा होता है लिंग भेदभाव के कारण।
ठीक है, क्योंकि ग्रामीण समाज में अभी भी महिलाओं को उच्च दर्जा नहीं दिया जाता है, अभी भी पुरुषों को ही श्रेष्ठ समझा जाता है। उनको यही लगता है कि अरे पहले जो मुखिया है घर का, परिवार जो पुरुष है, पहले उसको भोजन दो, पहले उसको अच्छा खाना दो, अच्छा पानी दो, अच्छा स्वास्थ्य दो। महिलाओं को सेकेंडरी में रखा जाता है, प्राथमिक में, प्राइमरी में तो पुरुषों को ही रखा जाता है। आज भी ये समझिएगा आप कि आज भी ये चीजें हैं समाज में। तो यही कारण है कि महिलाओं में जो पोषण स्तर है वो दिन पर दिन घटता जाता है, क्योंकि जब महिलाओं को जब भी बीमार हो पड़ती हैं तो उनको सही इलाज में भी लोग आनाकानी करते हैं। वो सोचते हैं अरे ठीक हो जाएगी, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर पुरुष बीमार पड़ जाता है तो उसको तुरंत अच्छा चिकित्सा सुविधा देंगे, क्योंकि पुरुष समाज में पुरुषों का ही महत्व आज भी ग्रामीण इलाकों में दिया जा रहा है। ये बात आप समझिएगा। तो महिलाओं को जब सही पोषण टाइम पे नहीं मिल पाएगा, सही स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पाएगी, जिसके कारण महिलाओं में अक्सर एनीमिया जैसी समस्या होती है। क्यों एनीमिया समस्या होती है आप समझिएगा, क्योंकि महिलाओं को जो मंथली पीरियड्स होते हैं वो ऑलरेडी बॉडी से ब्लड फ्लोइंग होता है, और जब उनके सही पोषण उनको नहीं मिलेगा, सही भोजन उनको नहीं मिलेगा, तो उनको एनीमिया जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और कम एज में अगर उनकी शादी कर दी जाती है तो जो उनसे होने वाले बच्चे हैं उनको भी इस समस्या का सामना, स्टैंडिंग वेस्टिंग जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है, कुपोषण जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो ये सारी समस्याएं जो है महिलाओं को अंत में खाना देना और उनकी ये संस्कृति की प्रथाएं होती हैं। ठीक है, तो सबसे बेहतरीन और राइट आंसर यही हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस क्यों गलत हैं आप ये भी समझिएगा कि क्यों बाकी ऑप्शंस गलत दिए गए हैं, क्योंकि ऑप्शन समझना जरूरी है। बहुत बार होता है कि लगता है कि सारे ऑप्शन सही हैं, लेकिन आपको आंसर सिर्फ वो देना होता है जो 100% सही हो। ठीक है, कह रहा है सेकंड ऑप्शन कि महिलाएं बाकी सभी से पहले खाना खाती हैं। तो ऐसा नहीं है, ग्रामीण इलाकों में ये प्रथा बनाई गई है कि महिलाएं अंत में खाना खाएंगी, भले वो भूखी हैं, प्यासी हैं, लेकिन उनको सबको खाना खिलाने के बाद ही खाना है। और वहीं पोषण पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लोग जेंडर असमानता को दर्शाते हैं कि ये पुरुष है, ये महिला है, इसको अच्छा खाना दो, इसको सही खाना मत दो, ये सारी चीजें प्रभाव पड़ता है, जबकि हदिया नहीं पड़ता है भाई, जरूर पड़ता है लिंग पर प्रभाव। पुरुष घर पर नहीं खाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, सब लोग कोई बाहर नहीं खाता, पुरुष लोग तो घर पे भी खाते हैं। ओके, तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी NRHM के कार्यान्वयन में आशा कार्यकर्ता की प्राथमिक भूमिका क्या है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि जो आशा कार्यकर्ता है इनकी प्राथमिक भूमिका क्या होती है NRHM में। तो ऑप्शन दिए गए हैं जटिल सर्जरी करना। क्या आशा जटिल सर्जरी करती हैं? बिल्कुल नहीं, सर्जन सर्जरी करते हैं, आशा का काम सर्जरी करना नहीं है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि समुदाय और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के बीच एक पुल के रूप में कार्य करती हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर हमारा यही हो जाएगा कि जो आशा वर्कर है ना, ये एक पुल की तरह, एक ब्रिज की तरह काम करती हैं। कैसे, आइए समझते हैं कि जो समुदाय है, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली है, इनके बीच एक बैरियर, एक पुल की तरह ये काम करती हैं। ठीक है, यानी ये समुदाय हो गया और ये सार्वजनिक स्वास्थ्य हो गए। ठीक है, तो इनके बीच जैसे गर्भवती महिला होती हैं तो उनके बीच उनको क्या करती हैं, ये समाज से उनको उनकी बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए वो सार्वजनिक स्वास्थ्य तक उनको पहुंचाती हैं, ताकि उनका संस्थागत प्रसव हो पाए, बेहतर टीकाकरण हो पाए, बेहतर इलाज हो पाए। तो एक पुल की तरह आशा काम करती हैं, ये बात आप समझिएगा। अस्पताल में वित्त प्रबंधन का काम करती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, वित्त प्रबंधन का काम उनका नहीं है। नए मेडिकल कॉलेज बनवाना? नहीं, बिल्कुल उनका मेडिकल कॉलेज बनवाने से उनसे कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं तो जान लेते हैं कि आशा जो है ये कार्यकर्ता गांव की एक महिला होती है। इसका मुख्य काम लोगों को टीकाकरण करवाना, अस्पताल में प्रसव और स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करना है। वह स्वास्थ्य सेवाओं को समाज में स्वीकार बनाने के लिए सामाजिक कड़ी के रूप में कार्य करती है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि चिकित्सीय समाजशास्त्र के संघर्ष परिप्रेक्ष्य के अनुसार समाज में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का प्राथमिक कार्य क्या है। यानी आपको बताना है कि स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का प्राथमिक कार्य क्या है संघर्ष परिप्रेक्ष्य के अनुसार। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यथास्थिति बनाए रखने और सामाजिक समस्याओं को चिकित्सीय समस्या के रूप में लेबल करने का एक औजार है। ठीक है, तो बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर, क्योंकि चिकित्सीय समाजशास्त्र संघर्ष परिप्रेक्ष्य के अनुसार समाज के स्वास्थ्य प्रणाली की जो प्राथमिक कार्य है वो है स्थिति को बनाए रखना, यानी जैसी स्थिति है उसको एज इट इज बनाए रखना और सामाजिक समस्याओं को चिकित्सीय समस्या के रूप में लेबल करके एक औजार के रूप में कार्य करना। आगे हम बढ़ते हैं, समझ लेते हैं और भी इसके पॉइंट्स को। तो कॉन्फ्लिक्ट जो पर्सपेक्टिव है यह तर्क देता है कि चिकित्सीय प्रणाली समाज में शक्तिशाली समूहों के हितों की रक्षा करता है। यह चिकित्सीय
करण यानी मेडिकलाइजेशन के माध्यम से गरीब, कुपोषण और खराब कार्य दशा जैसी सामाजिक समस्याओं को केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य समस्या के रूप में पेश करता है। इससे समाज की बुनियादी ढांचों में बदलाव के बजाय केवल दवाओं और उपचार पर ध्यान रहता है, जिससे दवा कंपनियों का प्रभुत्व भी बना रहता है। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि नगरीय ग्रामीण अंतराल के संदर्भ में भारत में रेफरल सिस्टम की विफलता का मुख्य कारण क्या है। यानी रेफरल सिस्टम की विफलता के बारे में आपको बताना है कि इसका मुख्य कारण क्या है। आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर देने की पूरी कोशिश किया करिए। आप डरा मत करिए कि आपके आंसर गलत जा रहे हैं। आप कोशिश करेंगे, आज आपके आंसर गलत होंगे, लेकिन जब आप गलती आज करेंगे ना, तो उसको जाहिर सी बात है उसको कल आप सुधारेंगे और कल वो आंसर अपने आप आपसे सही हो जाएगा। तो आप गलतियों से डरिए मत, क्योंकि गलती से ही इंसान सीखता है। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, क्या हो जाएगा कि ग्रामीण जो क्षेत्र हैं ये द्वितीयक और तृतीयक देखभाल का अभाव, खराब परिवहन व्यवस्था, इसी को रेफरल सिस्टम की विफलता का मुख्य कारण माना जाता है। ऐसा बहुत बार देखे होंगे आप कि किस तरीके से रेफरल सिस्टम की विफलता के कारण लोगों को मौत जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। आगे हम बढ़ते हैं तो जान लेते हैं कि भारत में जो ग्रामीण क्षेत्र है पीएचसी बुनियादी स्तर पर कार्य करता है, लेकिन गंभीर मामलों में विशेषज्ञ जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो जीवन रक्षक उपकरण की कमी होती है। जब किसी मरीज को हायर सेंटर के लिए रेफर किया जाता है तो एम्बुलेंस की कमी, दूर दराज के इलाजों में विशेषज्ञ देखभाल ना होना मृत्यु दर को बढ़ा देता है। यह संसाधनों के असमान वितरण को दर्शाता है, क्योंकि गांव में बेहतर चिकित्सा सुविधा जब नहीं मिलती है तो एक गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को जब गांव से शहर की ओर ले जाया जाता है ना, तो आपने देखा होगा कि बहुत बार तो रोड ही नहीं सही रहता है, रोड ही खराब होता है, ताकि वहां तक एम्बुलेंस ही नहीं पहुंच पाता है, एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाता है, सही उनकी देखभाल के लिए स्पेशलिस्ट नहीं होती हैं ताकि उनका अच्छे से केयर हो पाए। तो ऐसे संसाधनों का असमान वितरण समाज में देखा जाता है, जिससे मृत्यु दर का जो घटना है वो बढ़ जाता है। क्योंकि जब टाइम पे सही स्थान पर वो अपना इलाज नहीं करा पाएगा इंसान, तो मरेगा ही ना, जाहिर सी बात है। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सार्वजनिक स्वास्थ्य के अध्ययन में कुपोषण जो है ये पीढ़ीगत चक्र से क्या तात्पर्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है कि इंटीग्रेशन साइकिल ऑफ माल न्यूट्रिशन का मतलब आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं, वृद्धों में पोषण की अधिकता के कारण होने वाली शहरी बीमारी। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है कि वृद्धों में पोषण से संबंधित इसका कोई कनेक्शन नहीं है कि अगर वृद्धों में पोषण अधिक है तो शहरों में बीमारी फैलेगी, इससे कोई संबंध नहीं। पहला तो गलत हो गया। वहीं सेकेंड ऑप्शन देखते हैं कि स्वस्थ माताओं द्वारा स्वस्थ बच्चों को जन्म देना, तो पीढ़ीगत चक्र बताना है कुपोषण का। तो अगर माता स्वस्थ है तो स्वस्थ जन्म बच्चे का दे रही है, तो ये तो कुपोषण नहीं है ना, ये तो स्वस्थ शरीर का बात कर रहा है, ये तो अच्छा है, ये तो बहुत ही अच्छा है। तो इस हिसाब से ये गलत हमारा हो जाएगा, क्योंकि हमको कुपोषण का जो पीढ़ीगत चक्र है इसका अर्थ बताना है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं कि कुपोषित किशोरियों द्वारा कुपोषित शिशुओं को जन्म देना। जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर हमारा यही हो जाएगा। क्योंकि देखिए, जब एक किशोरी कुपोषित हो जाएगी, समझने की आप कोशिश कीजिएगा कि जब एक महिला कुपोषित हो जाएगी तो उससे आने वाली जो उसका बच्चा है, जो उसका बेबी है, वो भी कुपोषित हो जाएगा। क्योंकि जब एक महिला जब स्वस्थ नहीं है, जब वो किशोरी, उसको एनीमिया की समस्या है, उसकी बॉडी में खून ही नहीं है, वो अच्छा उसको पोषण ही नहीं मिला है, उसको ना ही टाइम से विटामिन मिला है, ना ही खनिज मिल रहा है, ना ही मिनरल मिल रहे हैं, मतलब उसको स्वस्थ पोषण नहीं मिल रहा है, उसको एनीमिया जैसी समस्या, उसको कुपोषण जैसी समस्या है। तो जब उसकी शादी भी कम उम्र में की जा रही है तो उससे जो पैदा होने वाले बच्चे हैं, तो जाहिर सी बात है वो सारी बीमारियां उसके बच्चों में तो जाएंगी ही ना। तो ये चक्र क्या है, ये बढ़ता जाएगा। उस किशोरी से जन्मे बच्चों को भी कुपोषित हो जाएगा, उनका मानसिक विकास नहीं सही हो पाएगा, उनका जो शारीरिक विकास सही नहीं हो पाएगा, बच्चों में स्टैंडिंग वेस्टिंग जैसी समस्याएं हो जाएंगी, और बहुत बार तो शिशु मृत्यु दर की घटना भी हो जाती है। क्योंकि जब माँ एनीमिक रहेगी तो बच्चा का सही पोषण कहाँ हो पाएगा, नहीं हो पाता, ये बात समझिएगा। तो राइट आंसर यही है, कुपोषित किशोरी द्वारा कुपोषित शिशु को जब जन्म लेगी तो कुपोषण का पीढ़ीगत चक्र क्या है, बढ़ता जाएगा। यानी उस कुपोषित स्त्री है, उसने कुपोषित बच्चे को जन्म दिया, फिर वो बच्चा जब बड़ा होगा तो जब वो आगे अपनी पीढ़ी को बढ़ाएगा तो वो कुपोषण पीढ़ीगत पीढ़ी बढ़ता ही तो जाएगा ना। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। ओके, और भी पॉइंट्स हम समझ लेते हैं कि यह एक सामाजिक जैविक दुष्चक्र है। ठीक है, आप समझिएगा कि बहुत बड़ा ये जैविक दुष्चक्र है। भारत में उच्च संख्या में किशोरियां एनीमिया और कुपोषण का शिकार हैं। जब उनकी कम उम्र में शादी हो जाती है तो वो माँ बनती हैं और कम वजन वाले यानी लो बर्थ वेट बच्चे को जन्म देती हैं। ये बच्चे बड़े होकर पुनः कुपोषित रहते हैं। तब ये चक्र तब तक नहीं टूटता जब तक किशोरी को पोषण और विवाह की आयु में सामाजिक सुधार ना हो जाए। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि स्वच्छता समस्याएं स्वच्छ भारत मिशन के तहत CLTS दृष्टिकोण मुख्य रूप से किस पर केंद्रित होता है।
तो किस पर केंद्रित होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि स्थानीय समुदाय को स्वयं की स्वच्छता विश्लेषण करने और व्यवहार बदलने के लिए प्रेरित पर। ओके, बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो कम्युनिटी लेड टोटल सैनिटाइजेशन एक ऐसी पद्धति है जो मानती है कि केवल शौचालय बनाने से खुलों में शौच को खत्म नहीं किया जा सकता। जब तक बिहेवियर चेंज पर बल नहीं देंगे तब तक ये सारी चीजें खत्म नहीं होंगी। इससे समुदाय को यह एहसास कराया जाता है कि खुलों में शौच करना अपनी गरिमा और स्वास्थ्य के लिए खतरा है। इसमें वो स्वच्छता के लिए जिम्मेदारी लेते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन की तरफ आ चुका है। व्यवसाय किस प्रकार का रुग्णता के पैटर्न के सामाजिक निर्धारक के रूप में कार्य करता है? बताना है आपको। ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से सुनिएगा कि पहला ऑप्शन है कि यह व्यक्ति के स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं डालता। यानी जो व्यवसाय रुग्णता है, ये पैटर्न हमारे सामाजिक निर्धारक जो हैं, क्या यह व्यक्ति के स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं डालता? गलत बात है ये, बिल्कुल ऑप्शन पहला गलत दे दिया गया है। बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, ये बात आप समझिएगा। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया है। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है। यह पारंपरिक और आधुनिक स्वास्थ्य जोखिम के बीच के अंतर को समाप्त करता है। तो देखिए, ये पारंपरिक और आधुनिक स्वास्थ्य के जोखिम के बीच अंतर को समाप्त नहीं करता, बल्कि ये और ज्यादा बढ़ा देता है। ठीक है, तो बी भी हमारा गलत हो गया, क्योंकि इसमें उल्टा दिया, समाप्त नहीं करता और ज्यादा बढ़ा देता है। ये बात समझिएगा। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि यह व्यक्ति को वर्ग के आधार पर विशिष्ट भौतिक और पर्यावरण जोखिम के संपर्क में लाता है। तो जी हाँ, सी हमारा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि व्यवसाय जो है, यहाँ पे आपको चिकित्सीय सुविधा सही नहीं मिलती, यहाँ पे अच्छा पोषण आपको नहीं मिलता, और जो काम करने वाले मजदूर वर्कर होते हैं, वहाँ पे अगर उनको सही हेल्थ सुविधा नहीं मिलती है तो वो क्या होते हैं, दिन पर दिन और बीमार होते जाते हैं। तो ये पैटर्न जो है, ये सामाजिक निर्धारक को क्या करता है, खराब कर देता है। तो सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी श्रमिकों के लिए समान व्यवस्था बिना बीमा सुनिश्चित करता है। कोई बीमा नहीं देता भैया। जो प्राइवेट कंपनी वाले लोग हैं, चाहे सरकारी ही हो गए, सरकारी में भी तो किसी किसी डिपार्टमेंट में है जहाँ पे आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, लेकिन हर जगह नहीं मिलता है। और प्राइवेट में तो बिल्कुल ही नहीं मिलता है। आप बीमार अगर हो रहे हैं, अगर आप घर पे बैठ जा रहे हैं, तो आपको ना ही कोई सैलरी मिलेगी और ना ही आपको बीमा कोई कवरेज मिलने वाला, और ना ही कोई उस कंपनी की तरफ से, उस फैक्ट्री की तरफ से आपको कोई चिकित्सीय सुविधा मिलेगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो सी हमारा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा कि व्यवसाय जो है, यह व्यक्ति के वर्ग के आधार पर विशिष्ट भौतिक और पर्यावरण जोखिम के संपर्क में लाता है, और इसी प्रकार से जो मोबिलिटी के पैटर्न है, ये समाज निर्धारक के रूप में कार्य करते हैं। ओके, आगे हम बढ़ते हैं और भी पॉइंट्स को समझ लेते हैं कि आपका व्यवसाय ही तय करता है कि आप किस प्रकार की बीमारी के प्रति संवेदनशील हैं। जैसे कि ब्लू कॉलर श्रमिकों के, खनन का निर्माण मजदूर यानी सिलिकोसिस, ये शरीर चोट का खतरा होता है। वहीं व्हाइट कॉलर पेशेवर IT कॉर्पोरेट की गतिहीन जीवन शैली के कारण मधुमेह, मोटापा, अधिक मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि स्वास्थ्य और संस्कृति भारतीय समाज में पारिवारिक देखभाल को अक्सर संस्थागत देखभाल से ऊपर प्राथमिकता क्यों दी जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वास्थ्य और संस्कृति के बारे में मैंने सुबह थ्योरी की क्लासेस में आपको बताया है, तो आप बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। द राइट आंसर इस संस्कृति रूप से देखा जाए तो देखभाल और परिवार की नैतिक और सामाजिक कर्तव्य माना जाता है। ठीक है, यानी अगर समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर कोई बीमार व्यक्ति है, कोई बीमार हो रहा है, तो उसको नैतिक और सामाजिक कर्तव्य माना जाता है कि उसको सही से पारिवारिक रूप से देखभाल किया जाए, अच्छा उसको एनवायरनमेंट दिया जाए, अच्छा उसको भोजन दिया जाए। क्योंकि जब परिवार, समाज और मित्रों का साथ मिलता है ना, तो हमारे स्वास्थ्य बहुत जल्दी से रिकवर होता है, हमारी बीमारियों से बहुत जल्दी हम उसको निकल पाते हैं। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि दवाओं से ज़्यादा असरकारक अपनों का साथ होता है। ठीक है, तो बी हमारा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम जान लेते हैं कि भारतीय समाज में स्वास्थ्य को केवल जैविक घटना नहीं बल्कि एक पारिवारिक जिम्मेदारी माना जाता है। बीमारी के दौरान परिवार के सदस्यों की उपस्थिति मरीज के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य होता है। जी हाँ, आप खुद भी समझिएगा कि अगर आप बीमार पड़ते हैं, अगर आप अकेले हैं, तो क्या होता है, जब अकेला इंसान रहता है, बीमार होता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा चिंता, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत ज़्यादा डर का सामना करना पड़ता है, और भविष्य के प्रति बहुत ज़्यादा ऐसे निगेटिव थॉट्स आने लगते हैं कि अब मैं क्या करूँगा, मुझे, मेरा तो कोई हेल्प करने वाला नहीं है, मैं तो बीमार हो गया हूँ, अब मैं क्या करूँ। ऐसी बहुत सारी चिंताएं उस अंदर आ जाती हैं। तो इससे उसका मानसिक स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। मतलब पहले से तो वो बीमार है, उसके साथ उसका मानसिक स्वास्थ्य भी खराब होता है। तो इसीलिए एक बीमार व्यक्ति के लिए ना परिवार का साथ, समाज का साथ बहुत ही जरूरी होता है। इससे उसका चिंता, उसका डर कम होता है और वो अपनी बीमारी को बहुत जल्दी रिकवर कर लेता है। ठीक है, समाज शास्त्र में अनौपचारिक देखभाल प्रणाली यानी इनफॉर्म केयर सिस्टम इसे कहा जाता है। हालांकि यह महिलाओं को देखभाल का आंतरिक सामाजिक बोझ भी डालता है, क्योंकि जब समाज में कोई बीमार होता है तो महिलाओं को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, महिलाओं की जिम्मेदारी होती है कि वो ही अच्छे से देखभाल करे, उसकी सेवा करे, अच्छा पोषण दे, अच्छा खान पीन दे।
तो महिलाओं पर ही ज़्यादातर बोझ इस चीज़ का दे दिया जाता है, आप समझिएगा इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 227 आपकी स्क्रीन पे आ गया है। कह रहा है कि कुष्ठ रोग यानी लेप्रेसी से जुड़ा हुआ कलंक मधुमेह डायबिटीज से भिन्न क्यों है? यानी जो कुष्ठ रोग है ये मधुमेह से अलग क्यों है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है कि दोनों समाज में समान स्तर की सहानुभूति मिलती है, यानी कुष्ठ रोग वाले को मधुमेह वाले को क्या समान स्तर से देखा जाता है? नहीं, कुष्ठ रोग वाले को हीन भावना से देखा जाता है। आप समझिएगा कि जिस व्यक्ति को अगर कुष्ठ रोग है तो उसके हाथ पैर कैसे हो जाते हैं, बॉडी टेक्सचर पूरा बदल जाता है, बहुत मतलब बेकार दिखने लगता है। तो समाज में ऐसे लोगों को ना लोग स्वीकार नहीं करते हैं, उनको आलोचना करते हैं, सहयोग नहीं करते, उनकी आलोचना करते हैं। लोग उसको समाज से बहिष्कृत कर देते हैं जिसको कुष्ठ रोग हुआ रहता है। वो लोग कहते हैं अरे इतना इसको बेकार बीमारी हुआ, अरे कैसा जी रहा है, इसको तो जीने लायक नहीं। ऐसे ऐसे थॉट्स समाज के प्रति मतलब उस रोग के प्रति लोगों की ऐसी विचारधाराएं होने लगती हैं। जबकि जो मधुमेह है, जो डायबिटीज है, ये तो आम बीमारी है, तो हर किसी को होता है। तो इसके प्रति लोगों की जो धारणा है वो ऐसी नहीं होती है, निगेटिव धारणा नहीं होती है, क्योंकि ये सभी को होता था लगभग। तो इसके प्रति लोगों को सहानुभूति होती है, लेकिन जो कुष्ठ रोग है ना इसके प्रति सहानुभूति लोग नहीं दिखाते हैं। तो पहला ऑप्शन तो गलत दिया, क्योंकि बोल रहे हैं यहाँ पे कि समान स्तर की सहानुभूति। समान स्तर की सहानुभूति नहीं होती भाई, क्योंकि मधुमेह और कुष्ठ रोग में बहुत अंतर होता है। सेकेंड स्टेप है कि कुष्ठ रोग को अक्सर अशुद्धता या पाप से जोड़ा जाता है, जिससे सामाजिक बहिष्कार हो जाता है। जी हाँ, अभी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से समाज में लोग कुष्ठ रोगियों को बहिष्कृत कर देते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि ये इतना बेकार इसको बीमारी हुआ, कौन इसके साथ उठेगा बैठेगा, कौन इसके साथ खाना खाएगा, कौन इसका साथ देगा, नहीं देना चाहते हैं लोग। मधुमेह को कुष्ठ रोग की तुलना में अधिक संक्रामक बीमारी माना जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत दिया हुआ है। कुष्ठ रोग का इलाज मधुमेह से अधिक आसान और सस्ता होता है, ये भी गलत दिया हुआ है। तो बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, इरविन गॉफमैन के अनुसार कुछ बीमारियां व्यक्ति की सामाजिक पहचान को कलंकित कर देती हैं। कुष्ठ रोग के साथ जुड़ी शारीरिक विकृति को समाज ऐतिहासिक रूप से नैतिक पतन या दैवीय दंड मानता है। इसके विपरीत मधुमेह को एक शारीरिक दोष माना जाता है। यह पूर्वाग्रह कुष्ठ रोगियों को सामाजिक मृत्यु का कारण बनता है, यानी सोशल डेथ का कारण कुष्ठ रोग बन जाता है। ठीक है, क्योंकि समाज में से लोग ऐसे रोगों को लोग स्वीकार नहीं करते हैं। लोग समझते हैं कि ये एक बहुत खतरनाक बीमारी है, इसके साथ उठना बैठना बेकार है, लोग उनका पतन करते हैं, उनको सहानुभूति भी नहीं देते हैं। और वहीं अगर मधुमेह है तो इसको लोग शारीरिक दोष मानते हैं, क्योंकि ये तो आम बात है, डायबिटीज बीमारी। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्वस्थ असमानताओं के संदर्भ में जाति स्वच्छ पेयजल तक पहुंच को कैसे प्रभावित करती है? यानी जाति का रोल, कास्ट का रोल क्या है, आपको ये बताना है। ऑप्शंस हैं कि ग्रामीण भारत में सभी जातियों को पानी तक समान पहुंच है। क्या ऐसा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप खुद भी इस चीज को रिलेट करिएगा कि आज भी जातिगत भेदभाव किस स्तर पर हो रहा है। पहले भी होता था, अभी भी हो रहा है। वो बात अलग है कि अब समाज में लोग शिक्षित हो रहे हैं तो थोड़ा कम हो गया है ना, कम हो गया। लेकिन पहले के टाइम पे आप देखे होंगे कि किस कदर जातिगत भेदभाव होता था। तो ग्रामीण भारत में ना जातिगत भेदभाव अभी भी देखा जाता है। जैसा कि आपने भीमराव अम्बेडकर जी की कहानी सुनी होगी कि किस कदर उनको जो बड़े जाति वाले लोग थे उनको अपने घर का पानी छूने तक नहीं देते थे। पीने की तो बात ही अलग है। जब वो स्कूल में जाते थे तो जहाँ पे मट्टी का पानी रखा रहता था तो उस पानी को भी लोग छूने नहीं देते थे। वो तरसते थे उस पानी पीने के लिए, तो दूर से कोई ऊपर से ऐसे पानी गिराता था तब भीमराव अम्बेडकर जैसे हाथ से पकड़कर पानी को पीते थे। तो कितना बड़ा भेदभाव ग्रामीण इलाकों में जाति के प्रति देखा जाता है, ये आप समझ सकते हैं। अभी भी ये सारी चीजें हैं, ये मत सोचिएगा कि अभी खत्म हो गया। जातिगत भेदभाव अभी भी समाज में है, भले लोग शिक्षित हो जा रहे हैं। तो पहला ऑप्शन तो गलत दिया गया है कि क्योंकि हमको यहाँ पे स्वस्थ असमानता जाति स्वच्छ पेयजल तक पहुंच को कैसे प्रभावित कर रहा है बताना है। तो यहाँ असमानता को नहीं जबकि समानता की बात कर रहा है। तो पहला हमारा ऑप्शन गलत है। वहीं दूसरा हम देखते हैं कि आवासीय पृथक्करण अक्सर हाशिए की जाति को दूसरे स्रोत वाले क्षेत्रों में रहने को मजबूर करता है। जी हाँ, बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि समझिएगा आप कि ग्रामीण इलाकों के जो हाशियों पर रहने वाले लोग जैसे SC ST या जनजाति जो लोग होते हैं, इनको अक्सर अपने काम के लिए, कामकाज के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए अपना घर, अपना गांव छोड़कर शहरों की ओर जाना पड़ता है, अन्य जगहों पे जाना पड़ता है। तो वहाँ पे उनको दूषित जल मिलता है, वहाँ पे सही उनको एनवायरनमेंट में नहीं मिलता है, यानी उनको बहुत ही मजबूरी में वहाँ जीवन यापन करना पड़ता है। ठीक है, तो बहुत बड़ा प्रभाव यही स्वच्छ पेयजल का जाति पर पड़ता है। ये बात आप समझिएगा कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं तो जान लेते हैं कि गांव में जो सामाजिक संरचना है ये आवासीय पृथक्करण के कारण दलित बस्ती अक्सर गांव के निचले और बाहरी हिस्सों में रहते हैं, जहां जल निकासी खराब होती है। उन्हें अक्सर मुख्य सार्वजनिक कुआं या तालों पर पहुंच पर सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जिससे वो असुरक्षित जल स्रोत पर निर्भर होते हैं और संक्रमण का शिकार हो जाते हैं। यानी जब अशुद्ध जल पियेंगे तो उनको हैजा, डायरिया जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है और जिससे मृत्यु भी तेजी से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि आयुष्मान भारत PMJY अत्यधिक चिकित्सीय व्यय को कैसे नियंत्रित करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है।
आयुष्मान भारत योजना के बारे में आपको बताना है। पहला है कि सभी नागरिकों को निजी बीमा खरीदने के लिए मजबूर करना। क्या आयुष्मान भारत योजना के तहत जो चिकित्सीय बीमा कराया जाता है, इसमें उनको निजी बीमा खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है? जी नहीं, पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। ठीक है, आप देखिए प्रश्न को ना एलिमिनेट करते हुए चलेंगे ना तो आंसर बहुत इजी वे में आपके सामने आ जाएंगे। वहीं सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि गंभीर बीमारी के लिए 5 लाख तक का कैशलेस कवरेज देकर जिससे कर्ज की आवश्यकता ना पड़े। जी हाँ, बी हमारा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा कि सरकार की एक बहुत बड़ी ये सुविधा हमारे सरकार ने दी है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत ही जो गंभीर बीमारियों के लिए आप फ्री में 5 लाख तक लगभग कैशलेस कवरेज का इलाज आप किसी भी अपने आसपास के अस्पताल में करा सकते हैं। और इसके लिए ताकि आप कहीं से भी कर्ज ना लेना पड़े, क्योंकि आपने देखा होगा कि लोग बीमार हो जाते हैं तो उसको ठीक करने के लिए जो भी बची खुची जमीन होती है, घर होता है, खेती होता है, वो लोग बेच देते हैं, कर्ज ले लेते हैं। तो इन सारी समस्याओं का सामना ना करना पड़े, इसीलिए सरकार ने 5 लाख तक का बीमा कवरेज दे रहा है ताकि लोग बेहतर चिकित्सीय सुविधा लेकर अपना इलाज करा पाएं और गंभीर बीमारियों से छुटकारा पा पाएं। तो बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और भी ऑप्शन देख लेते हैं कि दैनिक घरेलू खर्चों के लिए नगद राशि प्रदान। दैनिक घरेलू खर्च के लिए नगद राशि नहीं देते हैं भाई, बिल्कुल गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि केवल सरकारी अस्पताल में, केवल सरकारी नहीं, प्राइवेटों में भी ये सुविधा है। यानी आपके पास अगर आयुष्मान भारत का कार्ड है ना, तो आप अपने आसपास के जो बेहतर जो प्राइवेट अस्पताल है वहाँ भी आप 5 लाख तक का फ्री में अपनी चिकित्सा करा सकते हैं। ये मत सोचिएगा कि ये सुविधा सिर्फ सरकारी अस्पतालों में, प्राइवेटों में भी है। आगे हम बढ़ते हैं, जान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले इसकी डिटेल को भी हम समझ लेते हैं कि भारत में आउट ऑफ पॉकेट खर्च 60% अधिक है। परिवारों में गरीबी रेखा के नीचे धकेलने का सबसे बड़ा कारण यही है, क्योंकि आयुष्मान भारत योजना का मुख्य लक्ष्य जो है ये गरीब परिवार को वित्तीय जोखिम सुरक्षा प्रदान करना, ताकि उन्हें गंभीर बीमारी के इलाज के लिए अपनी संपत्ति ना बेचनी पड़े और साहूकारों के चंगुल में फंसना ना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि अंतःक्रियावादी परिप्रेक्ष्य के अनुसार व्यक्ति की बीमारी की पहचान का निर्माण कैसे होता है। यानी अगर व्यक्ति बीमार है तो उसका जो निर्माण होता है, उसकी जो पहचान होती है बीमारी की, कैसे की जाती है अंतःक्रियावादी परिप्रेक्ष्य में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, समाज, परिवार और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बातचीत और उनके द्वारा दिए गए अर्थ के माध्यम से। ठीक है, यानी समाज में परिवार जो है स्वास्थ्य कर्मियों के साथ जो बातचीत होता है उसके माध्यम से ही ये डिसाइड होता है कि वो बीमार है या नहीं है। तो सी हमारा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम जान लेते हैं कि अंतःक्रियावादी यह मानता है कि बीमारी होना केवल जैविक स्थिति नहीं है, बल्कि एक सामाजिक ठप्पा है, एक लेबल है। जब परिवार और समाज व्यक्ति के साथ मरीज की तरह व्यवहार करने लगता है और उसके भूमिकाओं को मुक्त कर देता है, तब व्यक्ति की बीमारी की पहचान निर्मित होती है। यह दृष्टिकोण लक्षणों के दिए जाने वाले सामाजिक अर्थों पर ध्यान केंद्रित करता है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि शहरी मलिन बस्तियों में टीबी के उच्च प्रसार में योगदान देने वाला सामाजिक निर्धारक निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन है प्रोटीन का अधिक सेवन, यानी टीबी को अधिक तेजी से बढ़ाने का जो सबसे बड़ा योगदान है, या क्या ये प्रोटीन का अधिक सेवन है? क्या मतलब आप अधिक प्रोटीन का सेवन करेंगे तो टीबी जैसी बीमारी मलिन बस्तियों में बढ़ेगी? नहीं, पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत दिया गया है। नेक्स्ट है अत्यधिक भीड़भाड़ और खराब वेलिटेशन। जी हाँ, मैंने बहुत बार आपको बताया कि स्लम एरिया जो है, ठीक है, जो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, एक ही जगह पे एक ही कमरे में 3-4 नहीं पूरे 10-10 लोग रहते हैं। ठीक है, कितने लोग? लगभग 10-10 लोग एक ही घरों में रहते हैं, एक साथ एक ही कमरे में। तो वहाँ पे अत्यधिक भीड़ भाड़ होने के कारण खराब वेलिटेशन होता है, यानी खुली हवा नहीं मिल पाती है, सही प्रदूषण उनको नहीं, सही वातावरण उनको नहीं मिल पाता है, और गरीबी होती है जिसके कारण वो लोग स्वच्छता पर भी ध्यान नहीं देते हैं। तो हाइजीन एरिया में वो लोग रहते हैं, तो इसी कारण मलिन बस्तियाँ जो हैं वो टीबी के प्रसार में तेजी से फैलता है। क्योंकि अगर घर में आप खुद समझिए कि 10 से 12 लोग एक ही कमरे में रह रहे हैं, अगर किसी एक को बीमारी हुआ है, अगर वो खांस दिया तो समझ लीजिए कि बाकी जो 8-9 लोग हैं उनको तक भी तो सारा संक्रमण फैलेगा ही ना। तो इसी तरीके से भी हमारा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा कि जो शहरी मलिन बस्तियों में टीबी के प्रसार योगदान देने वाला सामाजिक निर्धारक है वो है अत्यधिक भीड़ भाड़ और खराब वेलिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य के अनुसार चिकित्सीय मुठभेड़ में डॉक्टर की प्राथमिक भूमिका क्या होती है। यानी मेडिकल इनकाउंटर में डॉक्टर की जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है क्या होती है, ये आपको बताना है प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य के अनुसार। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए और जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, क्योंकि देखिए डॉक्टर जो होता है ना वो एक गेट कीपर के रूप में काम करता है। ठीक है,
क्योंकि डॉक्टर ही है जो बेहतर तरीके से ये पुष्टि करता है कि आपको कौन सा बीमारी हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है। तो एक गेट के ऊपर के रूप में कार्य करना जो सिक रोल की पुष्टि करता है, ठीक है, क्योंकि डॉक्टर ही ये डिसाइड करता है कि आपको कब इलाज कराना है, कौन सी दवा खानी है, क्या क्या चीज़ों को पालन करना है। तो डॉक्टर बहुत बड़ी भूमिका निभाता है एक गेट के ऊपर के रूप में, क्योंकि वही बीमारी की पुष्टि करता है कि आपको कौन सी बीमारी हुई है, कौन सी नहीं हुई है, अपने विशेषज्ञ ज्ञान का पालन करता है ताकि आपको बेहतर चिकित्सीय सुविधाएं दी जा सके। तो ये हमारा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो समझिएगा कि टालकम परसांस के अनुसार डॉक्टर समाज में एक गेट कीपर यानी द्वारपाल की भूमिका निभाता है। समाज हर किसी को काम की छुट्टी की अनुमति नहीं देता है, केवल डॉक्टर ही है जो प्रमाणित करता है कि व्यक्ति वास्तव में बीमार है। जब डॉक्टर मरीज को सिक रोल की अनुमति देता है तभी सामाजिक जिम्मेदारियों को वैध रूप से छुट्टी मिलती है। यह व्यवस्था सामाजिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए जरूरी है। यानी अगर आप बीमार हैं तो आप खुद से ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि आपको कॉलेज जाना है या नहीं जाना है, आपको ऑफिस जाना है या नहीं जाना है, आपको गंभीर बीमारी क्या है, आप खुद से ये सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। जब तक डॉक्टर आपको जांच करके आपको ये वेरीफाई नहीं कर देता है कि आपको कौन सी बीमारी हुई है, तब तक आप अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो सकते। यह बात आप समझिएगा। आगे हम जान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विचलित व्यवहार जैसे शराब की लत के चिकित्सीकरण का क्या अर्थ है। तो मैंने आपको बहुत बार बताया है कि विचलित व्यवहार जो है, जो व्यक्ति के अंदर किसी को अगर शराब पीने की लत है, गलत व्यवहार करने की लत है, तो वो उसकी व्यक्तिगत रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ऐसे लोगों को सिक रोल की अवधारणा से बाहर कर दिया गया है। ऐसे लोगों को समाज जो है ये आलोचना करता है, उनका सहयोग नहीं करता है। आप खुद बताइए, आपके समाज में अगर कोई पीने खाने वाला इंसान है तो क्या आप उसकी हेल्प करेंगे? नहीं करेंगे। आप उसको आलोचना करेंगे, अरे कितना बेकार है, दिन रात पीता रहता है। जबकि जब पीने की जो लत है, जो आदत है, एक बीमारी तो है, लेकिन ये इंसान की व्यक्तिगत आदत है। अगर वो चाहे तो इस चीज को छुटकारा पा सकता है, इस चीज से वो बाहर निकल सकता है, लेकिन वो व्यक्ति नहीं चाहता है, जिससे वो अपना क्या है, विचलित व्यवहार दिखाता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, क्योंकि व्यवहार में नैतिक विफलता के बजाय चिकित्सीय रूप में माना जाता है। तो शराब की लत भी आजकल के समय में एक बीमारी मानी जाती है, ये बात आप समझिएगा, क्योंकि इसे भी एक चिकित्सा रोग माना जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि फ्री में ही सरकारी अस्पतालों में नशा मुक्त केंद्र चलाया जाता है ताकि लोग अपनी आदतों को छुड़ाकर एक बेहतर जीवन यापन कर सकें। तो बी हमारा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा कि विचलित व्यवहार जैसे शराब की लत में चिकित्सीकरण का अर्थ यही है कि व्यवहार को नैतिक विफलता के बजाय चिकित्सीय रोग के रूप में माना जाए ताकि उसका बेहतर इलाज किया जा सके। तो चिकित्सीकरण वह प्रणाली है जहां समाज उन समस्याओं को भी पहले पाप या बुरी चरित्र माना जाता था, अब उसे बीमारी के रूप में देखा जाता है। यानी पहले तो अगर कोई शराबी है, गलत व्यवहार कर रहा है, तो उसको तो माना जाता था कि अरे ये तो बेकार है, ये तो बुरा इंसान है, बुरा व्यवहार वाला इंसान है, पाप माना जाता था। लेकिन आज के समय में अगर कोई शराबी है, कोई डिप्रेस्ड है, कोई किसी को एंजाइटी है, तो हर एक चीज़ को अब बीमारी से जोड़ा जाता है। ठीक है, हर चीज़ को अब बीमारी का रूप दे दिया गया है। उदाहरण के लिए पहले से शराब की लत एक नैतिक कमजोरी माना जाता है, लेकिन अब इसे अल्कोहलिज्म नामक बीमारी माना जाता है। इससे व्यक्ति को सजा देने के बजाय इसका इलाज पर ध्यान दिया जाता है, ये बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नगरीय ग्रामीण अंतराल के संदर्भ में व्युत्क्रम देखभाल कानून क्या है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। व्युत्क्रम जो देखभाल कानून है ये हो जाएगा हमारा अच्छी चिकित्सा देखभाल की उपलब्ध जनसंख्या की आवश्यकता के विपरीत होती है। ठीक है, यानी जो अच्छी चिकित्सा देखभाल है उसकी जो उपलब्धता है जनसंख्या की आवश्यकता के विपरीत होती है, ये बात आप समझिएगा। आइए इसके और भी पॉइंट्स को हम समझ लेते हैं कि जूलियट एडियोर ने कहा कि एडियोर द्वारा दिया गया यह नियम कहता है कि समाज जिन्हें स्वास्थ्य सेवा की सबसे ज़्यादा जरूरत है, जैसे गरीबी और ग्रामीण, उन्हें सबसे कम सुविधा मिलती है। इसके विपरीत जहां लोग पहले से स्वस्थ और अमीर हैं, वहां डॉक्टर अस्पताल की भरमार होती है। यह स्वास्थ्य क्षेत्र में भौगोलिक और आर्थिक अन्याय का एक बड़ा तथ्य है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द जननी सुरक्षा योजना, यानी जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्या सभी महिलाओं को नौकरी देना है? जी नहीं, जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत सभी महिलाओं को नौकरी देना नहीं है। पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा है संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ और नवजात शिशु मृत्यु दर को कम करना। तो जी हाँ, जननी सुरक्षा योजना का मेन लक्ष्य यही है कि जो संस्थागत प्रसव है इसको बढ़ावा दें ताकि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सके। गांव में शॉपिंग मॉल बनवाना बिल्कुल ही गलत दिया गया है। जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य गांव में शॉपिंग मॉल बनवाना नहीं है। सोचिए, काश ऐसा कोई योजना बन जाता तो गांव की महिलाएं तो कितनी खुश हो जाती कि शॉपिंग मॉल बन गया है ना। आपको क्या लगता है, ऐसी योजना बननी चाहिए महिलाओं के लिए? गांव में शॉपिंग मॉल की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। बाकी ऑप्शन है कि पारंपरिक दवाइयों द्वारा घर का प्रसव को बढ़ावा देना। तो जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। घर पर प्रसव करना स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होता है, बहुत ही खतरा का सामना करना पड़ता है।
आगे हम बढ़ते हैं तो जननी सुरक्षा योजना एक सरकारी योजना है। इसका मुख्य लक्ष्य सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित करना है। इसका सबसे बड़ा तथ्य ये है कि गरीब जो गर्भवती महिला है उनको अस्पताल में बच्चा पैदा कराने के लिए नगद सहायता प्रदान करती है। इसके प्रसव के दौरान होने वाली माताओं की मृत्यु को भी कम कर देती है। ओके, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पितृसत्ता महिला की जो स्वास्थ्य के लिए बाधा के रूप में कैसे कार्य करती है। यानी जो पितृसत्तात्मक सोच है ये महिलाओं के स्वास्थ्य में कैसे बाधा डालती है, कैसे ये उनको आगे बढ़ने से रोकती है, आपको ये बताना है। क्या ये महिलाओं को अतिरिक्त पोषण प्रदान करता है? जी नहीं। जो पितृसत्तात्मक सोच के लोग होते हैं ना, ये महिलाओं को अतिरिक्त पोषण प्रदान नहीं करते हैं, बल्कि उनको बचा खुचा खाना देते हैं, उनको स्वास्थ्य को अनदेखा करते हैं। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। वहीं बाकी ऑप्शन देखते हैं कि महिलाओं को पारिवारिक वित्त पर पूर्ण नियंत्रण देना। तो पितृसत्तात्मक सोच महिलाओं को पारिवारिक वित्त पर पूर्ण नियंत्रण देना, ये भी गलत दिया गया है। नेक्स्ट है कि भोजन वितरण में लिंग भेद और उपचार चाहने की स्वायत्ता की कमी का माध्यम। सी बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लिंग विभेद देखा जाता है भाई, क्योंकि पुरुषों को ही उच्च माना जाता है। अगर पुरुष है तो उसको बेहतर पोषण युक्त भोजन दिया जाएगा, बेहतर सुविधाएं, चिकित्सीय सुविधाएं दी जाएंगी, अच्छा रहने का सुविधा दिया जाएगा। लेकिन महिलाओं को क्या है, महिलाएं तो कहीं भी एडजस्ट कर लेती हैं। उनको ना सही भोजन मिलेगा, नहीं चिकित्सीय सुविधा मिलेगी, ना ही उनको रहने का सही व्यवस्था मिलता है। तो ये सारी पितृसत्तात्मक समाज में ऐसा होता है। लास्ट है कि महिलाओं को पुरुषों से अधिक शिक्षित बनाकर, तो अधिक शिक्षित बनाकर बाधा कैसे हो जाएगा, ये आप खुद बताइए। अगर महिला पुरुषों की तुलना में अधिक शिक्षित हो जाएगी तो क्या महिला के स्वास्थ्य में ये बाधक के रूप में कार्य करेगा? नहीं, ये तो बहुत अच्छा काम करेगा कि अगर महिला शिक्षित हो जाएगी तो वो जान जाएगी कि कैसे उसको अपने स्वास्थ्य पोषण लेना है, कैसे उसको अपने स्वास्थ्य की निगरानी रखनी है, कैसे अपनी हर एक काम को ध्यान से रखकर अपने स्वास्थ्य का पूरा बेहतर इलाज कराना है। तो ये उल्टा दे दिया गया था, तो डी हमारा बिल्कुल गलत हो गया। तो सी हमारा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको समझने की जरूरत है कि पितृसत्तात्मक ढांचे में महिलाओं के स्वास्थ्य को परिवार की प्राथमिकता के नीचे रखता है। अक्सर महिलाओं को घर में सबसे अंत में बचा खुचा भोजन मिलता है और पोषण लिंग भेद भी होता है। इसके अलावा अगर कोई महिला बीमार होती है तो स्वयं अस्पताल जाने में निर्णय नहीं ले पाती, उसे घर में ही पुरुषों की अनुमति या वित्तीय सहायता पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे इलाज में देरी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य के समाजशास्त्र में लेबलिंग थ्योरी क्या सुझाव देता है। लेबलिंग थ्योरी क्या सुझाव देगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्योंकि जब एक बार किसी व्यक्ति की मानसिक रूप से बीमार के रूप में लेबल किया जाता है तो समाज व्यक्ति के बजाय लेवल पर प्रतिक्रिया देता है। यानी अगर समाज बोल देगा कि इसको HIV एड्स हुआ है, इसको कुष्ठ रोग हुआ है, ये मेंटल डिसऑर्डर, ये पागल है, अगर वो उसको पागल का लेवल दे दिया गया, उसको कुष्ठ रोगी को पापी कह दिया गया, या फिर जो एड्स बीमारी है उसको गलत बोल दिया गया, अगर वो इस लेवल में समाज ने उसको रख दिया है तो क्या होगा, उसको लोग उसी नज़रिए से देखेंगे, उसी के प्रति प्रतिक्रिया देंगे, वही मानसिक बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, जान लेते हैं क्वेश्चन 238 क्या कह रहा है कि स्वच्छता प्रथाओं में संस्कृति पिछड़ेपन का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी कल्चरल रेक का उदाहरण आपको बताना है कि संस्कृति पिछड़ेपन का उदाहरण क्या है। क्या स्मार्टफोन होना लेकिन शौचालय ना होना? क्या बात है, स्मार्टफोन हो लेकिन शौचालय ना हो, ये संस्कृति पिछड़ेपन का उदाहरण है? आप बताइए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो जी हाँ, पहला ही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। सबसे बड़ा पिछड़ेपन का उदाहरण तो यही है कि सबके पास स्मार्टफोन भले हो लेकिन शौचालय घर में नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर। शौचालय बनवाना, उनका नियमित उपयोग करना, तो ये पिछड़ेपन का उदाहरण नहीं है, ये तो आधुनिक समय का है, ये तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो ये नहीं है। ठीक है, और वहीं कृषि के लिए आधुनिक मशीनी का उपयोग करना, इससे इसका कोई संबंध नहीं है। शहरी क्षेत्रों में शिक्षा की कमी, ऐसा नहीं है, शहर में लोग शिक्षा ज़्यादा हो रहा है, ये बात याद रखिएगा। राइट आंसर जो है स्मार्टफोन होना लेकिन शौचालय ना होना एक संस्कृति पिछड़ेपन का उदाहरण है स्वास्थ्य की प्रथाओं के अनुसार। आगे हम बढ़ते हैं, तो देखिए समझिएगा, आपको बहुत इंपॉर्टेंट सा ये पॉइंट है। तो विलियम ऑर्गन के अनुसार संस्कृति पिछड़ापन तब होता है जब भौतिक संस्कृति जैसे मोबाइल गाड़ियों में तेजी से बदल जाती है लेकिन अभौतिक संस्कृति सोच परंपराएं पीछे रह जाती हैं। भारत में कई लोगों के पास आधुनिक गैजेट तो हैं लेकिन पुरानी सोच के कारण वे घर के अंदर शौचालय बनाना या उसका उपयोग करना पसंद नहीं करते हैं। आप खुद भी देखिएगा कि बहुत से ऐसे गांव में घर होंगे जो बहुत सुंदर बड़े बड़े घर होंगे, पूरी चरपहिया खड़ी होगी, पूरा बुलेट खड़ा रहा होगा और सबके पास स्मार्टफोन होगा, सबके घर में बिजली होगी, टीवी होगा, लैपटॉप भी होगा, लेकिन शौचालय भी बना होगा, लेकिन लोग उसका यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये उनकी मानसिकता है, उनकी परंपरा, उनकी सोच ऐसी है कि घर में शौचालय बनेगा तो उनका घर अशुद्ध हो जाएगा। ये बात आप समझिएगा, अशुद्ध लोग समझ लेते हैं, यही कारण है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, तो भारतीय समाज में आशा कार्यकर्ता की स्वास्थ्य प्रणाली
में एक सेतु क्यों माना जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया है क्यों उनको एक सेतु के रूप में माना जाता है, क्योंकि जो ग्रामीण समुदाय और सार्वजनिक स्वास्थ्य हैं, इनके बीच में एक कड़ी के रूप में आशा कार्य करती हैं। तो अभी मैंने ये बता दिया है, तो अब ज़्यादा मैं इस चीज़ के बारे में नहीं बताऊंगी क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। आगे हम जान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है कि सामाजिक वर्गों के बीच स्वस्थ असमानता को भौतिकवादी स्पष्टीकरण द्वारा सबसे अच्छी तरह से समझाया गया है। यानी सामाजिक वर्ग के बीच जो स्वस्थ असमानता है, इसको भौतिकवादी दृष्टिकोण की तरह किस तरीके से समझाया गया है? ऑप्शन है खराब स्वास्थ्य दुर्भाग्य का कारण, यानी अगर आपका स्वास्थ्य खराब हो गया है तो आपका दुर्भाग्य है ऐसा, यानी आपकी किस्मत ही खराब है, इस वजह से आप बीमार हो गए हैं। जी नहीं, पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे भौतिकवादी दृष्टिकोण के अनुसार आपको बताना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। स्वास्थ्य संबंधी अंतर, आवास और पोषण जैसे आर्थिक संसाधनों तक असमान पहुंच उत्पन्न, तो भौतिकवादी दृष्टिकोण के अनुसार हमारा बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भौतिकवादी दृष्टिकोण ये मानता है ना कि अगर व्यक्ति बीमार है तो उसको स्वास्थ्य संबंधी आवास, पोषण जैसी आर्थिक संसाधनों तक असमान पहुंच में उत्पन्न हो रहा है, यानी वो उसको सही ना आवास मिल पा रहा है, ना ही अच्छा पोषण मिल पा रहा है, ना ही अच्छे चिकित्सीय संसाधन उसको पहुंच पा रहा है। तो इन सभी के कारण जो भौतिकवादी दृष्टिकोण है वो ये सबसे अच्छी तरीके से यही समझा जा सकता है। तो बी हमारा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो भौतिकवादी दृष्टिकोण है यह मानता है कि अमीर और गरीब के स्वास्थ्य में अंतर इसलिए है क्योंकि उनके पास आर्थिक संसाधन की कमी है। गरीब व्यक्ति के पास अच्छा घर, अच्छा पानी, पौष्टिक भोजन, पर्याप्त धन नहीं होता। यही आर्थिक विषमता स्वस्थ वर्ग असमानता को पैदा करती है, ना कि केवल उसके व्यक्तिगत आदतों की। ठीक है, तो आई होप सारे पॉइंट्स आपने समझ लिया होगा। तो ये थे आपके बेहतरीन क्वेश्चंस जो आपके हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज की ये क्लास आप सभी को कैसा लगा और क्वेश्चन का लेवल कैसा था, आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ हम बेसिक से लेकर एडवांस तक के हर क्वेश्चंस को आपको रैंक बूस्टर हब में फ्री में प्रोवाइड कराएंगे। तो आज ही आपने अगर अभी तक रैंक बूस्टर हब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के जितने भी ऑफिशियल सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं ना, हर एक टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन ढंग से सभी क्लासेस फ्री में आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। तो क्लासेस की टाइमिंग भी आप ध्यान रखिएगा कि सुबह 10 बजे से आपकी थ्योरी की क्लास होती है, वहीं पे उसी थ्योरी से संबंधित सभी एमसीक्यूज की जो क्लास होती है वो रात के 8 बजे से ही होती है, और दोपहर में 1 बजे आपको ये 450 एमसीक्यूज की सीरीज जो इस क्लास में अभी मैंने कराया है ये क्लास चलती है। तो टाइम आप ध्यान रखिएगा, सुबह 10 बजे से थ्योरी की क्लास, 1 बजे से आपको 450 क्वेश्चन की एमसीक्यू सीरीज, और रात में आपका टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सीरीज। तो ये सारे तीनों क्लास आपके स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है, अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं, तो आप डेली हमारे साथ क्लास के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हर एक क्लास को इस कदर डिजाइन किया गया है कि आपको बेहतर ढंग से समझाया और सिखाया जा सके। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अगर आपके कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। और अगर आपने अभी तक रैंक बूस्टर हब ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि रैंक बूस्टर हब ऐप में ना आपको हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर्स की एक कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है। वहाँ पे आपको फ्री में सारे जो इस यूट्यूब पे क्लासेस चल रही है इसकी पीडीएफ भी वहाँ पे प्रोवाइड होगी। इसके साथ आपको पीडीएफ बैच भी है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में पीडीएफ बैच प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसी के साथ आपको हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर्स की ई बुक भी प्रोवाइड कराई जा रही है, और सारे कुछ कंप्लीट तैयारी ऑफिसर सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे हो जाएगा। तो ऐप को डाउनलोड करने का बहुत ही आसान सा सिंपल सा तरीका है, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके ऐप का लिंक दिया गया है, कॉमेंट बॉक्स में भी पिन किया गया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करिए और ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऐप फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल वीडियो के साथ, पावरफुल क्लास के साथ। याद रखिएगा, रात 8 बजे आपको फिर से मेरे साथ जुड़ना होगा। रात 8 बजे बेहतरीन 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सीरीज के साथ मैं वापस आऊंगी, तो आप लोग रात को 8 बजे की वाली क्लास में जरूर आइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।